लेकिन ये अभी तो ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है बाइडन से। क्या 4 महीने में बहुत तब्दीली आ सकती है इस काम रेटिंग में? नहीं आ सकती। कोई इतनी एज सच तब्दीली का इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगला ज़्यादा चांस यही है कि ट्रंप जो है वो उनका इलेक्शन का चांस ज़्यादा है। आपकी पेशन को ये मूवमेंट ठीक होती है। आपने मोदी के बारे में भी कहा था और बरतानिया के बारे में भी कहा था। आप इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, आपकी बड़ी दूर रस किस्म की दूरबीन निगाहें जो है इलेक्शन के बारे में आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सैयद साहब, ये इलेक्शन ही का मामला चल रहा है तो हम ज़रा फ्रांस में आते हैं। यूरोप की बात भी हो रही है। वहाँ पे वो उन्होंने हरा तो दिया लापेन की पार्टी को, जो नेशनल रैली है। RN फ्रेंच में कोई लफ्ज़ है RN, उसका इनिशियल ये हैं। लेकिन ये कि बड़े शकूक व शुबहात हैं कि ये मुख्तलिफ भानमती का कुंबा है, जो पॉपुलर फ्रंट है, सोशलिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, ग्रीन पार्टी भी हैं। बाज़ लीडर एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते, लेकिन वो उसको हराने के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो क्या ये मिलकर हुकूमत भी कर सकेंगे या नहीं? और फिर मैख्वां की पार्टी के साथ उन्हें इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो ये सारे मामला जो हैं, फिर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब उन्होंने सीटिंग एडजस्टमेंट की 3 दिन पहले, उस 3 दिन में ही वोटिंग बिहेवियर चेंज हो गया। जो वहाँ के पोलिंग सर्वेज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि 3-4 दिन में ही लोगों ने इतना लॉयल्टीज़ शिफ्ट कर ली। मतलब जो लेफ़्ट के लोग हैं, बाएं बाजू के, यानी सोशलिस्ट, वो 50% वोट उनका शिफ्ट कर गया टूवर्ड्स सेंट्रिस्ट पार्टी, जो कि मैख्वां की पार्टी थी और उसका जो अलायंस था। और जबकि बल्कि 72%, यानी 100 में से 72 वोटर जो हैं उन्होंने उसको वोट दे दिया मैख्वां की पार्टी को, जो कि लेफ़्ट को वोट देते थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के मुकाबले में रिटायर हो गए। बैलेट पेपर पे नाम था लेकिन रिटायर हो गए थे। दूसरी तरफ मैख्वां की पार्टी के 50% वोटर्स ने लेफ़्ट के कैंडिडेट्स को वोट दे दिया, ताकि इंतहाई दाएं बाजू की जो नस्ल परस्त जमात है, नेशनल रैली, उसको वो शिकस्त दे सकें। तो अब जो क्या ये हुकूमत मुस्तहकम हो सकेगी? ये जो मखलूत हुकूमत है, ये हुकूमत चल सकेगी? या फिर ये कि हम देख रहे हैं कि फ्रांस में इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो गया है और वो बार बार इलेक्शन होंगे, हुकूमतें टूटेंगी? असल में एक तो फ्रांस को कोई तजर्बा नहीं है मखलूत गवर्नमेंट रन करने का। फ्रांस में कई अशरों में कोई मखलूत गवर्नमेंट नहीं बनी, तो ये पहला तजर्बा है। अच्छा, इसमें जो उनको एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात को हराने के लिए इंतहाई बाएं बाजू की जमात को सपोर्ट करना पड़ गई मैक्रोन को, और इंतहाई बाएं बाजू की जमात जीत गई। अच्छा, ये वो जमात है लेफ्ट जो बहुत सख्त खिलाफ है जीयूस के, बहुत सख्त खिलाफ है। और इवन जो जीयूस के लीडर्स हैं वो फ्रांस में ये कह रहे हैं कि ये हमारा आखिरी वक्त आ गया है फ्रांस में और अब हम फ्रांस से निकलने वाले हैं, ये उनकी लीडरशिप कह रही है। और इवन जो इनके दानिश्वर हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन पे पर्चे भी हुए थे पिछले दौर में, और कि इन्होंने ट्वीट बड़े सख्त किए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो काफ़ी गिरफ्तारी हैं। तो ये चूँकि कहते हैं कि नहीं, ये लिबरलिज्म और आज़ादी की तहरीकों के हामी हैं ना, ये वाले लोग जो हैं। तो अच्छा, ये उसमें अक्सरियत में, अभी इनके अंदर भी लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये भी जैसे हमारे यहाँ 9 जमाती इत्तेहाद बना था तो उसमें काफ़ी सारी जमातें थी, इसमें भी 4-5 बड़ी जमातें हैं। कोई ग्रीन पार्टी है, वो कहते हैं नहीं जी अपना इकोसिस्टम को ठीक होना चाहिए। कोई पार्टी एक्सट्रीम सोशलिज्म की है, सोशलिस्ट पार्टी है, कोई एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, कोई मॉडरेट है। तो ये ऐसा जिसको हम कह सकते हैं भानमती का कुंबा है, जिनका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। अब 2 बड़ी जमातें इसमें, सोशलिस्ट पार्टी और लिबरल जो प्योरली स्ट्रॉन्ग लेफ्ट है और एंटी जीयू है, वो कहती है कि दोनों अलग अलग अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम कैंडिडेचर में आ जाएं। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो अभी इसमें एक ये जो है अपना आज मतलब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो, शायद उसके बाद या अगले दिन 2 दिन उनके पास रह गए नॉमिनेशंस के लिए, और इन दोनों में से कोई एक कैंडिडेट जो है अगले उसमें नॉमिनेशन में आ जाएगा। अब जो भी आएगा, जाहिर है क्योंकि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स तो पूरी की हैं। अब बल्कि ये भी आ रहा है, लोग एक ये भी कहते हैं कि जेरेमी कॉर्बन कैसे लगेंगे अगर वो 10, 20, 30 लाख मुसलमानों के साथ हल्के में मूव कर रहे हों बरतानिया में। हाँ, मतलब उधर भी ये प्रोपेगेंडा है, इधर भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा है कि कैसा लगेगा कि इधर ये एंटी ज्यूज एलिमेंट्स हैं वो पावर में आ जाएं और वो हो।
अच्छा, अब बरतानिया में जैसे वहाँ पे भी एक उनको निकलना पड़ गया एक जगह पे, जब वो फुटबॉल के उसमें गए अपना ड्रेसिंग रूम में, तो जो उस वक्त नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको निकलना पड़ गया, लोगों ने फ़लस्तीन का पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं 2 स्टेट उसके हामी हूँ। तो इनको भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएंगे। और ये अभी तक तो जो नए आए हैं केयर स्टारमर, वो ठीक जा रहे हैं कि हम दुनिया में अमन कायम करेंगे, और इंटरनल दुनिया में भी कि हम इंटरनल, अब हम बरतानिया की बात कर रहे हैं। हाँ। तो नहीं, इसकी फ्रांस की, सॉरी हाँ नहीं सॉरी, वो जो भी नॉमिनेट होंगे, जो पार्टी आ रही है वो कह रही है कि हम इंटरनल, इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड में वो लोग जीते जो इंटरनल पॉलिटिक्स के हक में थे, फ्रांस में भी वो लोग जीते जो इंटरनल पॉलिटिक्स में हक में थे, लेकिन एंटी ज्यू लॉबी आ गई, लेकिन ज़ायोनिस्ट कह लें, हाँ ज्यूज ही हैं वो, ये एंटी ज्यूज हैं। अच्छा, ये उससे भी आ गया थोड़ा सा। अच्छा, इंडिया में भी इसी तरह का हुआ। फ्रांस और इंडियन इलेक्शन कमोबेश एक जैसे हुआ, जहाँ कोई भी पार्टी हैवी मैंडेट नहीं ले सकी और उसको डिपेंडेंट होना पड़ गया। इंडिया में भी आप देखें, फ्रांस का तजर्बा नहीं है ना, इंडिया में तो तजर्बा है, इंडिया में भी मखलूद का तजर्बा नहीं है। यही एक तजर्बा, वाजपेयी ने इतना बड़ा, वो कहाँ चली वाजपेयी की पार्टी, डिसॉल्व हो गई। एक दफ़ा तो वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो गए थे, दूसरी दफ़ा भी थोड़े दिनों में कुछ साल में ख़त्म हो गए थे। हमारे यहाँ तो चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग। हाँ, हमारा तो एक दूसरे को अकोमोडेट करने का तजर्बा है ना, उनका एक दूसरे को अकोमोडेट करने का तजर्बा नहीं है। हम कहते हैं मट्टी पाओ। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस हो या इवन, मैं तो ये चीज़ अज्यूम करके बैठा हुआ हूँ कि यूके हो और इवन इंडिया हो, इन तीनों मुल्कों में डिस्टेबलाइजेशन आनी है फ्यूचर में। हम अदम इस्तेकाम देख रहे हैं आप, आना है, क्योंकि ये इनके अब इस वक्त सिस्टम में ये चीज़ सरायत कर गई है, जो एक जैसे होता है ना पानी जो कमज़ोर कर रहा होता है, वो इनके तीनों मुल्कों के सिस्टम में चला गया। पार्लिमानी जो जमहूरियत है, इसमें तो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर ही चलती है ना, एक दूसरे को एडजस्टमेंट, ये कोई इंकलाब तो होता नहीं है, ये तो बतदरीज तब्दीली का नाम होता है। तो जो मखलूत हुकूमतें, यूरोप का तो बड़ी यानी मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है जिन मुल्कों में, वहाँ तो मखलूत हुकूमतें बनती रही हैं और वो चलती भी रही हैं। फ्रांस वालों का तजर्बा वाकई नहीं है मखलूत हुकूमत का। अब उन्हें जमहूरियत, सही मानों में जमहूरियत का तजर्बा होने जा रहा है, लेकिन ये कि कुछ बातें तो फॉरेन पॉलिसी की हैं, जैसे इसराइल का मामला है, यूक्रेन वॉर का मामला। यूक्रेन वॉर पे भी मेरा ख्याल है उनको मुश्किल पेश आएगी। कुछ लोग देखिए, मैक्रॉन ने 3 बड़े महकमे अपने पा रखे थे, फॉरेन अफेयर, यूरोपियन अफेयर की मिनिस्ट्री और इंटीरियर, ये उन्होंने रखे थे। अब इस पर लड़ाई होगी जब कैबिनेट आएगी। आजकल में 48 घंटे में कैबिनेट ने आ जाना है और 24 घंटे में नहीं, वो डिले भी कर सकते हैं, मैख्वां के पास पावर है डिले करने, कुछ भी करें। लेकिन लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिकस्त तो आपको हो गई। पहली शिकस्त अगर आपने अज्यूम करके पार्लियामेंट के इलेक्शन करा दिए, तो अब 3 साल पहले ही करा दिए। हाँ, अब दूसरी शिकस्त को आप एक्सेप्ट करें, दूसरी शिकस्त को एक्सेप्ट करें और आप सदारती इलेक्शन भी करा दें। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के जो वज़ीर आज़म मोदी हैं, वो अपने पहले दौरे पे रूस गए, वहाँ पुतिन से मुलाकात की। पुतिन से जो मुलाकात की तो उसमें वेस्ट में बड़ा शोर मचा कि हम तो इसको तनहा करना चाह रहे हैं, और मोदी जो कि वेस्ट के भी हलाए हैं वो वहाँ चले गए, और फिर उससे गलत मैसेज जा रहा है कि नेटो के उसमें भी जा रहे हैं वो मुबस्सिर के तौर पे वहाँ पर वाशिंगटन में। तो क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम खुद मुख्तार हैं इंडिया, और एक वो स्ट्रेटजिक बैलेंस रखना चाहता है रशिया के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, दोनों से अपने ताल्लुकात। ये बात तो ठीक है कि इंडिया बेशक हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट किया है आलमी मैदान में, आलमी सियासत में, कि उसने किसी एक पावर के साथ मुकम्मल तौर पर अपने आप को जोड़ा नहीं, बल्कि रूस के साथ भी तिजारत भी है, बल्कि बढ़ गई है। 65 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स हैं रूस से, जबकि 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ। लेकिन वहाँ से वो तेल भी ले रहा है, असलहा भी ले रहा है, और उधर जो है वो अमेरिका के साथ भी उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। वेस्ट से असलहा भी ले रहा है, फ्रांस से उसने रफ़ेल तैयारे लिए, जदीद तरीन तैयारे लिए, और इस तरह के बहुत से मामला। तो सोहेब साहब, ये जो मोदी गए, एक तो उसमें ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ 40-50 इंडियन ऐसे हैं जो रूसी फ़ौज में भी शामिल होकर लड़ रहे थे अच्छे पैसों के लिए। वो कह रहे हैं यार वापस कर दो, लेकिन बड़े चलाकी है, उन्हें वार का तजर्बा भी ले लिया प्रैक्टिकल, और अब वापस लेके अपने वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो किसी भी मुल्क में जाकर मरने के लिए तैयार है जहाँ नौकरी मिल जाए। अच्छा। आप देखें, इसराइल में जब हमास ने अटैक किया तो बहुत ज़्यादा हिंदू वहाँ फ़ौज में जाने लगे, और भर्ती भी हो गए, और इतने जाने लगे कि गवर्नमेंट को कहना पड़ गया भाई माफ़ करो, तुम मज़ीद ना जाना।
तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है और 80 करोड़ लोग जिस मुल्क में राशन पे चल रहे हैं, गुजारा अलाउंस समझ लें आप, उस पर गुजारा कर रहे हो, तो उस मुल्क की क्या मतलब मैशत होगी। वहाँ बिलियनियर्स तो पैदा हो रहे हैं, अंबानी अंडानी तो टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ मेरे जैसे लोग जो हैं मतलब कॉमन मैन वो मज़ीद नीचे जा रहा है। अच्छा, अब बैक टू द रशिया के, रशिया को इंडिया को पहले हमने शायद किसी प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि यूएसए और उनके जो अलायंसेज हैं वो बहुत अरसे से शक की निगाह से देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो कभी गैर जानिबदार तहरीक के मामू बन जाते हैं, हम मामा लफ्ज़ कह लेते हैं, तो कभी वो उसको उसमें चले जाते हैं हसार में और उसकी लीडरशिप एक्वायर करना चाहते हैं कि अभी लीडरशिप लाने के पास है, इंडिया इसका लीडरशिप किस ज़माने में रहा है, और वो प्रेशर डालना चाहते हैं अमेरिका पे, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाई ही रूस ने थी, साबिका सोवियत यूनियन ने, ताकि यूएसए पर एक प्रेशर डाला जा सके, अपने आप को कहें गैर जानिबदार लेकिन पसे पर्दा वो जानिबदार थे। अच्छा, एक तरफ तो वो था। दूसरी तरफ जब भी अमेरिका देखता था कि किसी मरहले पे हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी कि हम चाइना को कंटेन करें या रशिया के साथ कोई चीज़ें करें, तो ये भाग जाते हैं। तो फिर उन्होंने इंडो पैसिफिक के अलायंस में से इसको निकाल दिया। अभी भी अगर आप देखें 2-4 दिन पहले मुआहदा हुआ है फिलिपाइन का और जापान का कि किसी भी रियासत पे, मुल्क पे अगर कोई रशिया की इन्फिल्ट्रेशन ज़रा सी भी हुई, सॉरी उसकी चाइना की, तो हम ज्वाइंट अटैक करेंगे। मतलब वो उसकी मुश्तरका दिफा, दोनों एक दूसरे की सरजमीन इस्तेमाल कर सकेंगे। दिफाई पैक्ट एक्सट्रीम लेवल का कि जिसमें मतलब सब कुछ समझ लें कि दोनों मुल्क यूज़ कर सकते हैं आर्मी को, एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर किया, उससे भी आगे कहा कि हम प्रैक्टिकली बाउंड होंगे जवाब देने के लिए। देखो ना, जैसे इंडिया का रशिया के साथ हुआ ना, जिस पे उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में साहब का मुदाखला शुरू की, वो भी इसी तरह का था कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन उसमें ये नहीं था कि अगर एक पर हमला होगा तो लाजमन दूसरा अपनी सरजमीन भी दे देगा, सारा कुछ दे देगा, फौज भी चली जाएगी, इस हिसाब से अटैक। तो ये जो फिलिपाइन और जापान का अलायंस है जी और दिफाई पैक्ट है, ये बड़ा अहम है आलमी सियासत। इस सूरत हाल में जब इंडिया को कॉर्नर करना था, आप इसको इंडिया के उसमें देखें कि इंडिया को फारिग कर रहे हैं एंटी चाइना अलायंस में से और एंटी रशिया। महसूस कर लिया ना कि इंडिया हमारे साथ उस तरह से यकतरफा इत्तेहाद नहीं करना चाहता जैसा कि हम चाहते थे। अच्छा, अब इसमें एक और इशू बीच में ये डेवलप हुआ जो कल से बहुत टॉप पर है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब चाय पी रहे थे पुरतकल्लुफ़ किस्म की सदर रूस के साथ, उसी वक्त रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, एक हॉस्पिटल पे, जिसमें बकौल उनके 1.5-2 दर्जन बच्चे मारे गए। अब यही उनके जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने ट्वीट भी किया और मीडिया को भी खबर जारी की कि देखो इंडिया को कह रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली मुखातिब करके कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में अपने 2 साल की मुद्दत में, जब से अटैक हुआ 2.25 साल से यूक्रेन पे, तो इनका पहला दौरा था। अच्छा, वो क्या, अच्छा, लेकिन इस दौरे का एक बैकग्राउंड था, ज़ेलेंस्की का एक और भी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने वाले एक वॉर क्रिमिनल के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो बच्चों का कातिल है। और यही उनका ओपिनियन था ना कि इसमें वो एक ऐसे वक्त में पी रहे हैं बैठ के जब वो बच्चे मारे हमारे, और जो वो इसराइल बच्चे मार रहे हैं। हाँ, ज़ेलेंस्की को ये ट्वीट करते वक्त वो ट्वीट भी पढ़ लेने चाहिए थे जो सोशल मीडिया से उतारे जा रहे हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि भाई स्कूलों पे क्या, हॉस्पिटल्स पे अभी उन्होंने मार के तो इससे ज़्यादा बच्चे मार दिए, शहीद कर दिए फ़लस्तीन में। ज़ेलेंस्की को तो ज़ायनिस्ट लॉबी की बड़ी हिमायत हासिल, वो तो खुद भी हैं। देखें, यूक्रेन में कोई परसेंटेज इनकी ज़्यादा नहीं है, 10% प्लस माइनस जो हैं वो उसमें हैं, और बेसिकली तो ये एक क्रिश्चियन मुल्क है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनको पॉपुलर बनाया, पहले कोई 2 फिल्मों में आए, फिर हीरो बन गए, फिर हीरो बन के ये वॉर हीरो बन गए, और मुल्क के इनका इंप्रेशन ये हो गया कि ज़ेलेंस्की ही यूक्रेन को बचा सकता है। ये जियो हैं जी, हाँ ये जियो हैं। तो अच्छा, इनके फिर वो जो आगे रशिया ने जब देखा कि यहाँ पे एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गई, एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसका तजर्बा कोई नहीं है, तो उसने कहा मौका बड़ा अच्छा है भाई, तुम दो। और उधर उन्होंने कहा अमेरिका में जो एक गवर्नमेंट है वो भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो बाइडन बाप रिट्रीट कर रहे थे ना, जो एक डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी कि अमेरिका को अमेरिका में रहना चाहिए, हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि हम कभी अपना मिडिल ईस्ट में लड़ें, कभी अफ्रीका में जाएं, कभी कहीं जाएं। अब देखें, वो अफ्रीका से भी वापस आ रहे हैं, इधर से भी वापस आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका 600 तो उनके पूरे दुनिया में फौजी अड्डे हैं, और कितने बनाएंगे? कितने? 600। देखें, फौजी अड्डे जब हम कहते हैं ना कि 193 ममालिक में से हाफ से ज़्यादा ममालिक में उनके अड्डे हैं, तो अड्डे कैसे हैं?
अड्डे ऐसे हैं ना कि दो आदमी बैठे हैं, मेन जो उनके मेन जिनको कहते हैं ना वो हैं जापान और इस तरह के जो मुल्क हैं जो इधर आसपास, जहां मतलब शुमारी कोरिया बैठा हुआ है तो उसको फिर सिक्योरिटी दे रही, क्योंकि ये मुल्क डिवाइड उन्होंने किए ना, कोरिया को डिवाइड उन्होंने किया वर्ल्ड वॉर के बाद मुल्कों में, और उसको हिफाजत देने करना थी उन्होंने। फिर उन्होंने वियतनाम को डिवाइड किया तो उसको भी हिफाजत करना थी। फिर जब उन्होंने चाइना में से उसको ताइवान की हिफाजत करना थी क्योंकि चाइना कैसे उसको बचाना था, तो यहाँ सारे उनके मेन जो पैटर्न कायम हुए मिलिट्री के, और उन्होंने अपने अंदर भी इसी हिसाब से अड्डे बनाए कि इन मुल्कों में अगर कहीं फौरी तौर पे इन्फिल्ट्रेशन मदाखलत करनी हो तो कर दें। तो अमेरिका के जो ठीक है 2 4 10 सिपाही तो होंगे, वैसे तो वो भी काफ़ी होते हैं, पूरा जासूसी निज़ाम कायम कर देते हैं। गार्सिया में इतना बड़ा बहरे हिंद का हुआ है। तो बहरहाल उस ज़माने की ज़रूरत है, अब तो डिगो गार्सिया इतना कोई वो इस नए अलायंस में वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहा ना। अब इन्होंने अपने बैरी बेड़े जो हर जगह छोड़ दिए, पहले तो स्टेशन अड्डे उड़ते थे ना, अब मोबाइल अड्डे आ गए। समुद्री रास्तों को कंट्रोल करना जो है ना वो आलमी सियासत का एक अहम मकसद होता है। मकसद है ही मकसद ये है कि क्योंकि देखें ट्रेड रशिया ने कहाँ से ट्रेड करनी है, 80% ट्रेड तो समंदर के रास्ते होती है ना, तो उन रास्तों को अपना मोनोपोलाइज करना, उनकी थानेदारी अपने पास तो वो उसमें इन्होंने अपने ये जो बैरी बेड़े बनाए 7 8 9 वो सारे कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई इधर से चल के उधर चला जाता है, कोई उधर से चल के इधर आ जाता है। हमारे ईस्ट पाकिस्तान में भी एक बैरी बेड़ा आया था, अभी तक पता ही नहीं चला 6 7वां के कहाँ चला गया वो, उसको लोग अभी तक ये कहते हैं कि हमने वेस्ट पाकिस्तान भी चला जाता अगर हम सेव ना करते। हमने इंडिया को वार्न किया तो फिर वो हमने वेस्ट पाकिस्तान को सेव किया। हाँ, ये वो निक्सन देखें, इंडियन गवर्नमेंट और वो निक्सन के बड़ा ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो कहते हैं जी इसने जो है ना हेनरी किसिंजर के बड़ा ख़िलाफ़ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया मूवमेंट की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि निक्सन के किसी एक पेपर पे रिमार्क्स हैं जो डिक्लासिफाइड बाद में हुए कि डोंट स्क्वीज याह्या खान एनी मोर। तो ये इसको इंडिया बड़ा हाईलाइट करता है कि वो तो इतने सख्त हामी थे पाकिस्तान के कि उन्होंने इंडिया को वार्न कर दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई, जो उनका पैक्ट था रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट, रशिया की अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई, हमें पता लगा कि उन्होंने डायरेक्टली कुछ किया है, तो हम ये रेडियो पे आके, ये मतलब निक्सन की स्टेटमेंट थी कि मैं रेडियो पे आके ऐलान करूंगा कि हम रशिया पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो वो मतलब इस लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी थे। तो अब ये मोदी जो गए हैं ये तो कह रहे हैं कि एक तो हमारे वो 40 बंदे वापस भेज दो जो फौज में आपने पैसों का लालच दे कर रखे हैं। रूस के पास कम हैं बंदे लड़ने के लिए, उनकी आबादी इतनी नहीं है। नहीं, वो तो रिक्रूटमेंट का जब ऐड आता है ना तो हर तरह का आदमी अप्लाई करता है। उन्होंने भी कर दिया, भाई ना करते वो तो बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, रशिया ने लिए थोड़े से। अच्छा, उसके बाद उनकी जान निकल गई, बॉर्डर पे तो जाना नहीं था उन्होंने। तो जब दम निकल के देखें, इंडिया वॉर कौन सी लड़ता है, कश्मीरियों के साथ वॉर लड़ता है, जहाँ छुरी खंजर भी घर के अंदर निकल आए तो उसको भी उठा के ले जाते हैं कि आलाते नकबजनी जैसे बना देते ना पुलिस, तो वो आलाते टेररिज्म बरामद 6 लाख फौज रख के उसे कंट्रोल आ रहा थे। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने सारा मार मूर के नक्सल को, अर्बन नक्सल कर करा के तो सारा वॉश आउट कर दिया, पूरा ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को, साउथ को। तो वो 12-15 स्टेट्स वो सारी उन्होंने बर्बाद करके रख दी। अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो सकी, घरों में बिजली नहीं है। जो एक फिल्म आई थी बत्ती गुल के, मतलब कई स्टेट्स ऐसी हैं जो नेशनल ग्रिड के साथ, जिसके बहुत से गाँव, इवन जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं जो भी उनका नाम है, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके घर में बिजली नहीं थी। जब वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हुई हैं तो उनके घर में बिजली नहीं थी, क्योंकि उनका गांव नेशनल ग्रिड के साथ अटैच ही नहीं था। मुसलमानों का कोई एरिया जो नेशनल ग्रिड के साथ उनकी कोशिश होती ना हो, अगर हो गया गलती से पुराने ज़माने में तो उसको बिजली लोड शेडिंग में मार दिया जाए। तो फिर जब ये प्रेसिडेंट बनी है, नॉमिनेट हुई हैं, तो फिर जैसे हमारे यहाँ होता है ना सड़क बनाने आ जाते हैं, तो हम बत्ती लगाने चले गए थे। जैसे तो हमारे बुजदार साहब ने अपने इलाके में सड़क बनवाई। हाँ जी, बस यहाँ भी तो बिजली नहीं थी, सुना है। यहाँ भी एक बड़े शाद किस्म के लीडर आए थे, जब उन्होंने अपने घर के आसपास कोई सड़क बनवानी थी, तो मैं उनके गया एरिया में, मैंने कहा कि जी वो ये सड़क बड़ी तेज़ी के साथ बन गई है गार्डन टाउन में। उन्होंने कहा हाँ, ये फलां साहब जो यहाँ रहते हैं उन्होंने मशहूर कर दिया था LDA को कि मेरे घर में चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तो वो रातों रात सड़क बना गए। उनके दाएं बाएं पार्क था, उसको ठीक कर गए। यानी माइंडसेट एक जैसा ही है, एटीट्यूड एक जैसे ही है, इधर हो तो वो माइंडसेट एक जैसा है, लेकिन कुछ तजर्बे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ PNA का तजर्बा हुकूमत गिराने की हद तक कामयाब रहा, हुकूमत बना नहीं सका। तो फ्रांस में, लेकिन PDM की तो चल गई। हाँ, फ्रांस में नहीं, इंडिया में नहीं चलेगा। मैं PDM, हमारा जो PDM 18 माह का PDM था ना, उसमें भी आके वो डिसोन करेंगे हमने ये नहीं किया। तो अब ये डिसोन देखेंगे हम कि फ्रांस में भी होगा
और यही डिसीजन इंडिया में भी होगा कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो जिसे कहते हैं जूतों में दाल बैठेगी, हाँ, या साझे की हंडिया चौराहे पे फूटेगी। फूट चुकी है ना हंडिया को, तो वो बेचारे बड़ा टेंशन में है कि इसको कैसे बचाएं और खाएगा कौन। तो अभी देखे ना नरेंद्र मोदी साहब बिहार गए, तो चीफ मिनिस्टर ने उनके मुंह पे कह दिया ये काम तो कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ था जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो कर्नाटका गए तो उन्होंने भी खूब सुनाई, उनको जो सुनाने से मतलब उन्होंने अपना पॉलिसी बयान करना शुरू कर दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उनके तो मैनिफेस्टो में है कि हम मदारिस को फ़ंड देंगे, उलमा कराम को फ़ंड देंगे, उनकी सैलरी लगाएंगे और मतलब हम कब्रिस्तानों के लिए पैसे देंगे, फंड देंगे। ये तो उनके जो अपना चंद्रा बाबू राव साहब हैं, उनके मैनिफेस्टो में है और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि लिबरल हैं, ये कोई हिंदू तो है नहीं, लिबरल हैं, इस तरीके से हैं। ये कहते हैं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं। उनके अपने जो डिप्टीज थे वो उनकी भी स्टेटमेंट उसी वक्त आ गए थे कि हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर कायम रहेंगे। जब ये आया ना कि क्या चंद्रा बाबू साहब जो हैं वो अब मैनिफेस्टो पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा हम अपने मैनिफेस्टो पे कायम रहेंगे, मैनिफेस्टो एज इट इज़ बनेगा तो लोग उस पर अमल होगा। तो इंडिया में ये जो भानुमती, आप तो ठीक है, आप उसको हम तो जाहिर है कि हमारी उनसे दोस्ती नहीं है और ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम उनको नेगेटिव उसमें ही ज़्यादा देखते हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं देखें, ये रियलिटी की पस मंज़र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है कि रियलिटी तो देखें ना, आपने खुद वाजपेयी का जिक्र किया, एक बार वो कितना चले, दूसरी बार कितना चले, तो वो घंटा घंटा भी हुकूमत चल सकती है। मगर ये कि एक बात की तो तारीफ़ की जानी चाहिए कि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस शो की है, ना वो अमेरिका की गोद में बैठे ना रूस की गोद में बैठे, बल्कि अपना एक आज़ादाना, देखिए स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, हम अब जब मार्केट अपनी ओपन कर रहे थे तो हमने भी स्ट्रेटेजिक अपना इंडिपेंडेंस शो की होगी। 50-60s में हमारी मार्केटें उस वक्त ओपन हो रही थी अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए। इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है और यूरोप ने अपनी चीज़ें बेचनी है, अमेरिका ने अपनी चीज़ें बेचनी है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चीज़ें बेचनी, कहाँ बेचेगा? देखो ना, इंग्लैंड अपनी चीज़ें जो बना रहे हैं कंज्यूमर आइटम्स कहाँ बेचेंगे? अमेरिका अपनी कंज्यूमर आइटम्स कहाँ बेचेगा? अमेरिका अगर यूरो बेचेगा तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, नहीं क्योंकि महंगाई ही नहीं, बल्कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट तो जापान में भी है। अगर जापान कुछ बेचता है इंडिया में तो उसका फायदा भी अमेरिका को पहुंचता है। हाँ, लेकिन जापान की चीज़ें भी देखें, वेस्ट की चीज़ें महंगी है, इंडियन इकोनॉमी को फिट नहीं करती, ये उन्होंने देख लिया। देखिए लॉकहीड वहाँ पे लगाने जा रहा था, उसने कहा नहीं यार लग नहीं सकता क्योंकि ये कभी रशिया के साथ मुआहदा कर रहे हैं, कभी कोई और मुआहदा कर रहे हैं, तो लॉकहीड नहीं आया। अच्छा, इसी तरीके से एलॉन मस्क साहब जा रहे थे, नहीं गए, उनको पता था कभी ये जियो को सपोर्ट, जियो मीन्स हमारा वाला जियो नहीं, वो जो JIO उनका जो अंबानी और अडानी की जो कंपनी, उनको सपोर्ट करते तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, तो हम मतलब उसमें रास्ते में जाएंगे नहीं, तो उनको वो वहाँ से भाग गए मस्त साहब और इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर। अच्छा, जेफ बेजोस साहब वहाँ पे गए बिजनेस करने, बड़े बड़े वहाँ पे गए, कंपनीज गई, तो अमेज़ॉन और ये वो, उनको पता लगा मार पड़ना शुरू हो गई, जब्त होना शुरू हो गए, डाखाना नहीं मिल रहा, मतलब डाखाना मीन्स एड्रेस नहीं मिल रहा, तो वो लोग परेशान हो गए कि हम अपना बिजनेस यहाँ पे कैसे करें। पेपॉल तो बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम इंडिया के अंदर अपनी ये, इंडिया जब देखता है ना कि कोई चीज़ वेस्ट इस शोबे में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो शोबे में अपनी इकोनॉमी को यानी अपने लोगों को उठाना शुरू करते हैं। ये अच्छी बात है, कॉम्प्रेस लोग हैं, कॉम्प्रेस हैं, लेकिन फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आती है ना, और वही होता है जो हो गया। अभी आप जो ये समझ रहे हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस कायम के लिए तो इंडिपेंडेंस की कीमत होती है। आप ये या तो आप इतने इंडिपेंडेंट होना कि आप अपनी पूरी इकोनॉमी को अकेले रन कर सके, तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है। नहीं, मगर ये कि वो ना एक बिल्कुल 100% अमेरिका के साथ गए, ना 100% रूस के, एक अपना अलग से उन्होंने मकाम जो है बनाने की देखें, अगर ये वो 100% ये वाली जो उनकी स्ट्रेटेजी है ये अडॉप्ट की होती है उन्होंने 2018 में, 2019 के जनवरी फरवरी मार्च में, तो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने स्टेप लिया वो ना लेता, क्योंकि उस वक्त वो अमेरिकन लॉबी के सैटेलाइट बने हुए थे, उस वक्त वो वेस्ट के सैटेलाइट बने हुए थे। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में मशहूर था कि वो भाई अपने भी किसी रियासत में चले जाओ, तुम तो तैयारे में सवार हो 24 घंटे। इतने उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, कभी G7 G8 G20 दाएं बाएं, ये वो बड़ी होशियारी का मुजाहरा किया, चक्कर दिया अमेरिका को और वेस्ट को, क्योंकि कश्मीर हड़प करना था, कश्मीर हड़प करना था। अच्छा, अगर ये वाली पॉलिसी इस वक्त है, अगर उनकी होती तो कश्मीर इस वक्त आज़ाद हो गया होता, हड़प ना कर सकते, आज़ाद ही हो गया होता, क्योंकि वेस्ट ने बड़ा ओपनली इसको करना था, क्योंकि इन्होंने अमेरिका से परमिशन ली, जब ये ट्रंप को भी मिले और ट्रंप ने बड़ा वार्म वेलकम किया हमारे लोगों को भी, तो पीछे तो यही था भाई। लेकिन एक प्रैक्टिकल तो हैं ये लोग। आप देखें ना कि चीन से उनके झगड़े हैं, आंध्र प्रदेश के ऊपर झगड़ा है, वो कहते हैं तिब्बत का साउथ तिब्बत है, और ये
हमने देखा गलवान वैली में भी उनकी लड़ाई हुई और बड़ा एक लंबा चौड़ा रकबा जो है चीन जो है उनसे हथिया के ले गया, और वो चीन कहते हैं हमारा है, कई हज़ार किलोमीटर जी 1000 मुरब्बा किलोमीटर कह लें। तो अब ये कि चीन से उन्होंने तिजारत बंद नहीं की, $100 अरब से ज़्यादा की तिजारत है चीन के साथ। तो प्रैक्टिकल हैं, ये नहीं है कि झगड़ा है तो चलो तिजारत ही बंद कर दो, सफारती ताल्लुकात ही बंद कर दो। देखें इंडियन इकॉनमी में इतना कुशन है कि वो अगर यूरोप को कमोडिटीज़ नहीं दे रहा या उससे नहीं बेच रहा तो उसके पास चाइना के को देने के लिए या उनसे लेने के चीज़ें हैं। हमारी इकोनॉमी में ये क्वेश्चन मौजूद नहीं है क्योंकि हम चाइना को क्या बेचेंगे, वो तो हर चीज़ बना रहा है, हम रशिया को क्या बेचेंगे, सारा कुछ बना रहा है। तो इंडिया बेच भी सकता है, $5 बिलियन की ट्रेड जैसे आपने कहा कि वो उनको बेच रहा है, हम रशिया को क्या बेचेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ मुल्कों मतलब ये कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उसके पास क्वेश्चन है, उसका उन्हें खाजा पॉलिसी में भी फ़ायदा होता है।